रिपू सर इंग्लिश क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रोज सेक्शन का एक बहुत अच्छा स्टोरी है द अर्थ, जिसे H.E. बेट्स ने लिखा है। यहाँ पर उसका मैं हिंदी में लाइन बाय लाइन उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। कहते हैं कि इसमें दो प्रमुख पात्र हैं, जॉनसन और उनका एक पुत्र है बेंजी। और बेंजी जो है सिंपल माइंडेड है, साधारण दिमाग का है। तो इसमें बताया गया है कि एक पुत्र के लिए पिता कितना त्याग कर सकता है, लेकिन एक पुत्र जो है अपने बुढ़ापे में अपने पिता के लिए क्या कर देता है अपने पत्नी के बहकावे में। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है इस समाज में। कहते हैं कि सब कुछ जो जॉनसन के परिवार के पास था वो थी उनकी एक जमीन, और ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि उनके पास हमेशा से ही बस यही जमीन था, इसके अलावा कुछ नहीं था। यह भी सत्य है कि उनके पास कुछ सामानें थी जो खेत के लिए जरूरी होता है। एक हल, एक दो पहिया घोड़ा गाड़ी औजार और एक मरियल जैसा भूरी घोड़ी थी, जो धीरे धीरे हल और घोड़ी गाड़ी को उनके बंजर 4 एकड़ भूमि पर खींचा करती थी। लेकिन बिना जमीन के ये सब सारी चीज़ों जो थी वो बेकार थी। यह भी सत्य था कि उनको एक बेटा भी था। जॉनसन के बेटे का नाम बेंजी था, और जॉनसन 30 से भी अधिक वर्षों से उनके विचार में यह बातें चल रही थी कि वह जो है उनका पुत्र जो है एक सिंपल माइंडेड है, मतलब जो सही दिमाग है होना चाहिए वो नहीं है। ऐसा नहीं था कि वह पागल था या मूर्ख था या फिर वह पढ़ लिख या गिनती नहीं कर सकता था, लेकिन सिर्फ ये कि वह भोला भाला था, एकदम दूसरे लोगों की तरह नहीं था। और चूंकि वह उनका जो था इकलौता बेटा था, जॉनसन परिवार के उसके प्रति आवश्यकता से अधिक चिंतित, आवश्यकता से अधिक त्यागी बनकर के समय अपना बिता रहे थे। इसलिए कि वे सयाना हुआ तो उन्हें घटिया प्रतीत हुआ उनकी नज़रों में, जितना कि वो वाकई था। बेंजी के बड़े ढीले हाथ पांव थे, जो प्रायः मंद बुद्धि के इंसान में पाए जाते हैं, और घनी कोमल अच्छी खासी दाढ़ी थी उसके चेहरे पर। वह देखने में एक भोले भाले दिल वाला और भोले भाले दिमाग वाला इंसान दिखता था। उसकी आंखें नीली थी और पूरे दिन उसके चेहरे पर मधुर मुस्कान हमेशा बना हुआ रहता था। लेकिन कहीं न कहीं उसकी नीली आंखें, मधुर मुस्कान और कोमल बच्चे जैसा दाढ़ी के पीछे उसकी मासूमियत धीरे धीरे एक प्रकार की धूर्तता का रूप धारण कर रहा था। 30 से भी अधिक वर्षों से जॉनसन परिवार यह मानकर बैठा हुआ था कि वह एकदम दूसरों के जैसा नहीं था। इसको लेकर बेंजी को एक दिन जॉनसन जो है डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। यह डॉक्टर उन्हें इस बात के लिए राजी करता है कि उसे रुचि की आवश्यकता है, तो उसके मस्तिष्क को बल प्रदान करेगा, मजबूत करेगा। बेहतर होगा यदि वे लोग उसे कुछ करने के लिए देते हैं, कोई पेशा
जो उसके विकास में मदद करेगा, काफ़ी मदद करेगा अगर वे लोग उसमें खास रुचि पैदा करें, अपने जिम्मेदारी के भाव को वहन करते हुए। आप लोग तो जमीन वाले लोग हैं, डॉक्टर ने कहा, उसे मुर्गियां पालने दीजिए। इसलिए कई वर्षों से बेंजी मुर्गियां पालता रहा और जो सही मायने में जमीन उसके माता पिता जो रखती थी, उसी मायने ये बेंजी के लिए मुर्गियां रखते थे। वे ही उसका लगभग सब कुछ थी। जब वह स्कूल से आता था, अपने भोलेपन के कारण दूसरे बच्चों से अलग थलग होकर बेंजी सीधा घर अपने मुर्गियों के पास चला जाता था, जो वह एक मुर्गी खाने में रखता था, जो उसके पिता उसे बनाकर दिए थे अपने घर के पीछे। सर्वप्रथम वह 10-12 मुर्गियां रखा, सभी रंगों की प्रजातियों की, भूरी और चितकबरी और काली और सफ़ेद। और मुर्गी खाना छोटा था, वह मुर्गियों को आसानी से खिला देता था। मेज से बची जो जूठन पकी हुई गोभियां तारों से लटकाकर थोड़ा मक्का और अनाज की बालियां जो वह इकट्ठी कर लेता था देर गर्मी के मौसम में, उसके पिता के एकड़ खुटियों से, कुछ एकड़ जो जमीन थी उसके खुटियों से वह निकालता था। यह संभव है कि मुर्गी एक सरल जंतु होती है, बहुत अच्छे से फल फूल जाती है सरल उपचार से ही। बेंजी को सबसे पहले और सबसे अंतिम चीज समझ में आ गया कि एक मुर्गी को लेकर कि यह सिर्फ अंडे देने के लिए ही होती। उन दिनों यह सरल तरीका कोई वैज्ञानिकी रूप धारण नहीं किया था, नहीं यह बहुत जटिल और जो है व्यवसायीकरण इसका हुआ था, कॉमर्शियलाइज्ड नहीं था। अंडे सस्ते थे, मुर्गियां रहस्यमयी अंदाज में नंगी जमीनों से भी चोंच मारकर अपना पोषण प्राप्त कर ही लेती थी। वे घर में ही बने पिंजरे के बक्से पर पुआल पर बैठ जाती थी और अंडे दे देती थी जो उनसे उम्मीद की जाती थी। बेंजी को और एक चीज समझ में आई मुर्गियों के व्यवसाय के संदर्भ में, वह यह था कि अंडे फेरी वालों को बेचे जा सकते थे उनके घर के पीछे से 20 के 10 के और 5 के भाव से, और धन जो इस अंडे से प्राप्त होता था उसे रख दिया जाता था काफ़ी सावधानी से, लगभग धार्मिक भाव समझ करके, एवं एक बड़े बोयाम में जो रसोई घर के अलमीरा के सबसे ऊंचे तल्ले पर रखा जाता था। वह जो कंटेंट था जिसमें बेंजी पैसा रखता था, उसको क्यूबोर्ड मतलब बोयाम की तरह होता है, वह बेंजी जो टांगा जाता था वह बेंजी के पहुंच के पार था। लेकिन एक दिन उसकी मां उससे कहा करती थी, पैसा तुम्हारा हो जाएगा, तुम समझते हो, तुम्हारे पिता और मैं धन बचाने जा रहे हैं, जब पर्याप्त हो जाएगा हम लोग इसे बैंक में रख देंगे, बैंक इस पर ब्याज देगा, और तब एक दिन तुम जब 21 वर्ष के हो जाओगे तो इस पर तुम्हारा स्वतः अधिकार हो जाएगा, यह तुम्हारा हो जाएगा और तुम कर सकते हो जो तुम इस पैसे से करना चाहते हो। क्या तुम समझते हो? और बेंजी साधारण सी चेहरे पर उसकी मुस्कान आ जाती थी अपने माँ के बातों पर, और कहता था कि हाँ मैं समझ रहा हूँ। जैसे जैसे समय बीतता गया बेंजी और अधिक मुर्गियां पालने लगा। शीघ्र ही अंडों की संख्या इतनी अधिक हो गई
कि उनको पिछले दरवाजे पर नहीं बेचे जा सकते थे। और इस समय तक तो बेंजी स्कूल भी छोड़ चुका था जब उसकी उम्र 14 वर्ष की हो गई थी। उसके पास 40 या 50 मुर्गियां थी और करीब उतनी ही अंडे देने वाली मुर्गियां, और ये औसतन 200 अंडे की प्राप्ति सप्ताह में उत्पादन किया जाता था। साथ ही वह सप्ताह में 3 बार निकल जाया करता था, एक बड़ी टोकरी की अंडों की टोकरी लेकर ट्रक पर, और बेच आता था। कैस्टोर नामक एक करीबी शहर था, कैस्टोर नाम का एक शहर था, वहीं पर जाकर के वह बेचता था। इस समय पैसा अब बोयाम में नहीं जाता था, बल्कि अब सीधे बैंक में बेंजी पढ़ सकता था। और 1 या 2 वर्ष के बाद उसने एक अखबार में पढ़ा कि यह बेहतर होता है कि मुर्गियों की प्रजातियों को अलग अलग रखा जाए। व्हाइट लैंगहॉर्न्स और रॉड आइलैंड और जवान को बूढ़ी मुर्गियों से अलग रखा जाए। जब उसको इस बात की जानकारी हुई कि जो जवान मुर्गियां हैं उसको अलग रखा जाए और बूढ़ी मुर्गियों को अलग रखा जाए, इसका मतलब नए मुर्गी खाने चाहिए थे। और साथ ही साथ बेंजी ने अखबार में पढ़ा था कि मुर्गियों को हवा और व्यायाम की आवश्यकता होती है और सूखी हुई कीटाणु रहित जगहों पर उसको सोने की जरूरत होती है। बेंजी बहुत मजबूत था और समझा एक सरल सी बात, जैसे कांटी से तार की जाली लकड़ी पर ठोकना, और खुद से ही नए घर को मुर्गी खाने बनाना शुरू कर दिए। नए अलग अलग की गई मुर्गियों की प्रजातियों के लिए, इस सभी के लिए उसे जगह की जरूरत थी, और इसलिए कि उसके पिता और माँ ने उसे दे दी थी एक जमीन की पट्टी, जो उनके घर के पीछे से होकर खेत के बीच में जा सकती थी। इस तरह से वे लोग उसे एक ऐसी चीज सौंप दिए जो ज्यादा मूल्य थी, तुलना में वे लोग जो भी आज तक उसे दिए थे। पहली बार बगैर इस बात का पूर्ण रूप से एहसास किए हुए वे लोग इस जमीन का टुकड़ा सौंप दिए। हर वक्त वे लोग खुद कठिन संघर्ष करते रहे और लगभग बेकार ही उस जमीन के साथ। अब इन्हें सोच आ रहा था कि इस जमीन पर तो कुछ उत्पादन होने का तो नहीं था, यही काम जो है सो सही रहा। उनके दिमाग में कहीं न कहीं पीछे बैठी हुई थी एक बहुमूल्य धारणा कि बेंजी एक न एक दिन अपने भोलेपन से उबर करके आ जाएगा। ठीक उसी तरह से वे सजाए हुए थे एक शांत धारणा, उनके दिल दिमाग में यह अपने विचार को रखे हुए थे कि एक न एक दिन अपनी गरीबी से वे बाहर निकल ही आएंगे। जमीन से जिद करने पर ही कुछ उपजता है, कठिन परिश्रम करने के बाद ही उससे आप कुछ निकाल पाते हैं। उनके लिए और कारण बेंजी की तरह ही सरल था। कारण उनकी जमीन में नहीं थी, बल्कि उनमें खुद में था। अपने जीवन में ज्यादातर समय वे ज्यादा अहमियत विश्वास पर देते थे बजाय कि पसीने पर। अपने मेहनत पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे, बल्कि वे ज़्यादा जो है फेथ पर, विश्वास पर ही वे ज़्यादा भाग्य पर विश्वास करते थे। कई वर्षों से बेंजी के पिता एक स्थानीय धर्म उपदेशक थे, प्रेचर थे। प्रेचर कहा जाता है धर्म उपदेशक को, एक ऐसा इंसान जिसे बात करना तोहफे में मिला हो। उन्हें न सिर्फ रविवार के दिन ही भाषण देना नहीं आता था, उन्हें न सिर्फ रविवार के दिन ही भाषण देना नहीं आता था, गांव के एक शांत जो प्रार्थनालय हैं भूमि के जत्थे में गांव में दूर स्थित था, बल्कि उन्हें तो बात करना आता था पिछले दरवाजे से भी।
पिछले दरवाजे पर जाकर के लोगों से बात करते थे, खेत पर, गेट पर, फाटक पर, घर से बाहर, सड़क पर। वे इतना बोलते थे कि उन्होंने जरूर यही विचार रखा होगा कि धरती को रूप, निर्माण और पोषण भगवान के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। यह अपना ख्याल खुद ही रख लेगी। जब वो बातें करते थे, जो मटकटैया अंकुरित होने तथा लग के उन्हें गेहूं के फसल को नष्ट कर देता है। जो भटकटैया एक पौधा है जो अंकुरित होने तथा लग के वह गेहूं के फसल को नष्ट कर देता था। खरगोश उनकी गोभी के फसल को कुतर देते थे। आंधी उनकी खड़ी फसल को तबाह कर देते थे। तो वे संघर्ष करते रहते थे, जैसे एक इंसान बुरे भाग्य की जंजीर में जकड़ा हो, उस जंजीर से जकड़ा हो। और चूंकि वे जानते थे कि उनकी जमीन बंजर थी और यह भी कि बेंजी एक भोला भाला इंसान था, किसी को भी जरूरत या साहस नहीं हुआ उन्हें यह बोलने की कि वे खुद एक आलसी इंसान थे जिनको आवश्यकता से अधिक भरोसा था तो भाग्य विधाता में। और जब उसके पिता बातचीत करते थे, बेंजी दृढ़ता से लगा रहता था अपने व्यवसाय में। मुर्गी को से अंडा दिलाने के काम के साथ वह जुटा रहता था। खेत का हिस्सा उनके पिता के घर के पीछे का मेल खाने लगा एक हिलते डुलते शतरंज के बोर्ड की तरह, जिसमें काली, भूरी और सफेद पंख नजर आते थे। लंबे समय से अंडों की संख्या इतनी अधिक हो गई थी कि उन्हें ट्रक पर ले नहीं जाया जा सकता था और बेंजी प्रायः अपने पिता की घोड़ी गाड़ी उधार मांगकर अंडों को न सिर्फ नीचे शहर में ले जाता था बल्कि वह मंडियों में भी ले जाना शुरू कर दिया। हर वक्त बेंजी के चेहरे पर सरल दिल वाले इंसान की सरल मुस्कान हमेशा बनी रहती थी और हमेशा पैसा धार्मिक समझकर बैंक में उसके नाम पर ही जाया करता था। जब बेंजी की उम्र 21 हो गई, उसके पिता और माँ जो हैं एक छोटे से समारोह का आयोजन किया। वे उसका पासबुक बैंक से ले आए और शाम के खाने के वक्त उसके पिता ने एक प्रकार का भाषण दिया, लगभग जब संबोधन का अंदाज धारण करते हुए एक संबोधन के रूप में, जिसमें वे बातें कर रहे थे जैसे कि वे श्रमिक व्यक्ति रहे हों, अपने पूरे जीवन में एक उदाहरण पेश कर रहे हों मितव्ययता और श्रम का, और भी कि पासबुक बेंजी का स्वाभाविक पुरस्कार है। इसी का अनुसरण करने के कारण वह मितव्ययी और श्रमिक था और आज वह इस पासबुक का हकदार है। वे बातें कर रहे थे जैसे कि बात कर रहे थे एक ऐसे बच्चे से जो अभी भी 1 और 2 में अंतर नहीं समझता है, और अंततः वो बेंजी को पासबुक सौंप दिए। यह तुम्हारा धन है बेंजी, वे बोले, अब तुम्हारी उम्र 21 हो गई, यह तुम्हारा धन है, क्या इस बात को तुम समझते हो? बेंजी ने कहा हाँ, और वह पासबुक ले लिया। वह इसे खोला और इसमें देखा तो पाया कि 200
30 पाउंड से भी अधिक रकम है। तब वह पासबुक बंद किया और इसे अपने जेब में रख लिया।